साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश की राजनीति में काफी बदलाव होने के आसार हैं। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के खिलाफ बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोट अधिकार रैली या वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। जनता का खूब समर्थन मिल रहा है। मोदी जी को अभी 9 सितंबर को अपना शक्ति परीक्षण करना है और एनडीए के जो कैंडिडेट हैं वी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए उनको जिताना है। और वैसे तो एनडीए के पास बहुमत पूरा है। लोकसभा और राज्यसभा का कुल मिलाकर 427 एमपी उनके बनते हैं, लेकिन इस बार खतरा बन गया है क्योंकि एनडीए के पास इतना पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी मोदी सरकार के खिलाफ या मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत की पोजीशन बनी हुई है। आरएसएस और मोदी की लगातार खींचतान चल रही है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं चुना गया है और उसके चुने जाने की कोई संभावना भी नहीं बन रही है। तो पोजीशन देश में लगातार ऐसी बनी हुई है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान से होता है और उसमें किसी भी पार्टी को कोई भी व्हिप जारी करने का कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए सभी पार्टियों के सांसद स्वतंत्र होते हैं। वैसे शर्मा शर्मी चाहे अपने नेता की और अपनी पार्टी की वो शर्म करें और अपनी पार्टी से संबद्ध ही रहें, लेकिन ये उनकी कोई मजबूरी नहीं है। अगर वो संबद्ध नहीं रहते हैं और क्रॉस वोटिंग करते हैं तब भी वो खुले हैं, आजाद हैं, उनके खिलाफ पार्टी कोई कुछ नहीं कर सकती। तो इस वजह से और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव फंसा हुआ है। वैसे देश में फिलहाल उपराष्ट्रपति पद के लिए 2 कैंडिडेट मैदान में हैं। एक एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जो संघ से आते हैं, उनकी विचारधारा संघ की है और क्योंकि उससे पहले वो झारखंड के भी राज्यपाल रहे हैं, फिलहाल वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन झारखंड के राज्यपाल रहते हुए उनका एक काम ऐसा सामने आया है कि जब ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था और उस समय हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दे दिया था और पार्टी ने जो दूसरे चंपई सोरेन जो वरिष्ठ विधायक थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनको कमान सौंपी गई थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे उनके पीछे। लेकिन वो अपने विधायकों को लेकर 2 दिन तक राजभवन के चक्कर काटते रहे, लेकिन राजभवन में उस समय यही सीपी राधाकृष्णन थे जो जानबूझ के वहां से गायब रहे और उस समय भारतीय जनता पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को तोड़ने फोड़ने की जो छूट या मौका दिया, तो उस समय ये सीपी राधाकृष्णन ही थे जो अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से वी सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उससे पहले वो महाराष्ट्र के जज भी रहे हैं और काफी उनकी अच्छी इमेज बताई जाती है। गोवा में वो लोकायुक्त रहे थे, उस समय भी उनकी छवि बहुत अच्छी रही। तो कुल मिलाकर देश में ये माना जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो साफ स्वच्छ और अच्छा जो कैंडिडेट है वो है वी सुदर्शन रेड्डी। तो उनके पक्ष में ज्यादा वोट आने की संभावना है। हालांकि इंडिया गठबंधन के पास टोटल ही 340 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन 392 का आंकड़ा पूरा करने की संभावना बन रही है कि इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीत सकता है। खैर, ये तो देश की राजनीति रही। दूसरी तरफ बहुजनों में ये जो मन मीडिया जो बता रही है कि राहुल गांधी हीरो बन गए हैं और राहुल गांधी को बहुत जन समर्थन मिल रहा है। भाई, बहुत जन समर्थन तो तभी मिलेगा जब बहुजन उनको समर्थन देंगे। और बहुजनों के लिए जो समझने वाली बात है वो ये है
कि राहुल गांधी को राजनीति करनी है, उनको किसी बहुजन के भले बुरे से कोई मतलब नहीं है। किसी गरीब की गरीबी रहेगी या उसको उसके दूल्हे को पीट के उतार दिया जाएगा, उसके साथ मारपीट होगी या दलितों की बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होगा, इससे राहुल गांधी को कुछ नहीं लेना देना। राहुल गांधी को राजनीति करनी है, साफ बात है। अगर कांग्रेस को गरीब दलितों या बहुजनों का कुछ हित दिखाई देता तो कांग्रेस लगातार बहुत लंबे समय तक देश में शासन करती रही है और करना चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है और उसको राजनीति करनी है। जहां उसे मनवादियों का समर्थन मिलता है वहां कांग्रेस को मनवादियों का समर्थन चाहिए, और जहां से जो कह के जो बात प्रचारित करके बहुजनों का वोट मिल सकता है वही बात प्रचारित वो करेगी। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो आज के हीरो बताए जा रहे हैं, वोट चोरी के खिलाफ वो लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, इसमें खैर कोई दो राय नहीं। लेकिन ये शक तो पैदा करता है कि राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। बहुजनों को ये ढूंढना होगा, सोचना होगा, समझना होगा और इन तथ्यों को निकालना होगा कि राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ तो खूब बोल रहे हैं और जो देश के प्रधानमंत्री के लिए जैसे शब्दों की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ईवीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये क्या बात है? क्या ईवीएम की वजह से वोटों में धांधली नहीं की जा सकती? क्या ये संभव है? जो आदमी चोरी करने पावे वोटर लिस्ट में चोरी करेगा तो ईवीएम से चोरी नहीं करेगा। कितनी बेवकूफी भरी बात है। और बेवकूफी नहीं, राहुल गांधी अपने ट्रैक पर हैं क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है। और जैसा कि वामन मिश्रम साहब ने बताया था कि आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस या और भी जो अन्य मनुवादी पार्टियां हैं उनके वरिष्ठ मनुवादी नेताओं के बीच में गुप्त समझौता है, आपसी समझ है कि बहुजनों को आगे बढ़ने से रोकना है तो ईवीएम को लगातार जारी रखना होगा और इसका फायदा टर्न वाइज सभी को मिल जाएगा और उसकी जिम्मेवारी आरएसएस की है। और वही वजह है कि आरएसएस फिलहाल मोदी जी के खिलाफ है, क्योंकि 2004 और 2009 में जो कांग्रेस ने सरकार बनाई उसका आरोप कांग्रेस के ऊपर ईवीएम से चुनाव जीतने का लगाया था बीजेपी ने, और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के नेता गए थे, जिनमें सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव हो ही नहीं सकते। जिसके बाद में सभी मनुवादियों की, बड़े बड़े मनुवादी नेताओं की जो आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के थे, उनका गुप्त समझौता हुआ कि ईवीएम को जारी रखा जाए। और 2004 और 2009 में अगर कांग्रेस ने सरकार ईवीएम की वजह से बना ली है तो इसका 2 बार फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी लेने दिया जाए। और उसके, हालांकि ये बात वामन मिश्रम साहब ने कही है जो वामसेव के अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके साथ तथ्य भी दिखाई दे रहे हैं। 2014 और 2019 के चुनाव या कहेंगे 2024 तक, 2014 से 2024 तक कांग्रेस ने कहीं भी कोई आंदोलन नहीं किया। बड़े बड़े ब्लंडर हुए, नोटबंदी सरेआम एक ब्लंडर था जिसमें 1 महीने में 18 बार नियम बदले गए थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी चूं नहीं की। कांग्रेस ने उस समय कोई आंदोलन नहीं किया। कोरोना के समय अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, शमशान घाट कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी, गंगा जी पर लाशों को चील कौवे नोच रहे थे और मजदूर जगह जगह पैदल चल के मर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी कोई शब्द बोला क्या? क्यों नहीं बोली कांग्रेस? क्या एक बार देश में ऐसे हालात नहीं बने थे कि देश में मेडिकल व्यवस्था और पूरा सिस्टम ऐसा चरमरा गया था कि जिसमें एक बार तो ऐसा लगा था देश में कोई सरकार नाम की चीज है ही नहीं, लेकिन कांग्रेस नहीं बोली। कांग्रेस ने कोई आंदोलन किया? उड़ी का हमला हुआ, पुलवामा हुआ, जिसमें 44 निर्दोष हमारे सैनिक मारे गए, सीआरपीएफ के जवान मारे गए और उसके आज तक कोई जांच नहीं हुई।
लेकिन कांग्रेस बोली क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को भरोसा था कि जिस तरीके से उन्हें 2004 और 2009 का चुनाव जीता था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 का चुनाव जीत लेने के बाद में 2024 में सत्ता अपने पास आ जानी है, जो गुप्त समझौता। लेकिन आरएसएस भी तैयार था, बीजेपी भी तैयार थी, लेकिन वो बदली हुई बीजेपी थी। अब बीजेपी के जो फिलहाल मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगा, जिसका बयान 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हो गई है, अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। पहले आरएसएस की जो मदद लेती थी उस समय भारतीय जनता पार्टी छोटी थी, अब उसे किसी अन्य की जरूरत नहीं है। तो वो बयान जेपी नड्डा ने वैसे ही नहीं दिया था, क्योंकि अंदर से ये बात उठ रही थी, आरएसएस की तरफ से सिग्नल मिल रहे थे कि 2024 के बाद में सत्ता कांग्रेस को देनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और जिन्हें आजकल गुजराती जोड़ी भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह का मानना था कि हम अब इतने बड़े हैं कि हमें किसी की भी जरूरत नहीं, आरएसएस का गुप्त समझौता हम क्यों माने। और उन्होंने जान के जेपी नड्डा से वो बयान दिलवाया जिसमें आरएसएस काफी पीछे हटी, जिसकी वजह से जहां वो 400 पार का नारा लगा रहे थे, वहां 240 पर ही भाजपा लोकसभा चुनाव में सिमट गई। उस समय भी आरएसएस को यकीन था कि मोदी जी शायद सरकार नहीं बनाएंगे और कांग्रेस को मौका देंगे। लेकिन मोदी और अमित शाह दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग ही नहीं की, जहां उनको नेता चुना जाना था। प्रोविजन यही होता है कि चुनाव जीतने के बाद में हर पार्टी अपने संसदीय दल का नेता चुनती है, और जो भी बहुमत के करीब होता है या पार्टी समझती है कि हमारी सरकार बननी चाहिए, तो पहले वो पार्टी का संसदीय दल का जो अपने नेता का चुनाव होता है, वो फिर आगे गठबंधन में चुनाव होता है। तो पहले नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की मीटिंग बुलानी थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो मीटिंग ही नहीं बुलाई गई, और मोदी जी ने सीधे एनडीए की मीटिंग बुलाई और एनडीए ने अपना नेता मोदी जी को चुना और उसके बाद उन्होंने शपथ ली। तो वहां भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे नेता जो इस बात को मानते थे कि भाई अब के नंबर कांग्रेस का है, उनका डर था और आरएसएस का इशारा था, लेकिन मोदी जी ने उनको मौका ही नहीं दिया और प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अब ये जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आया है, ये बाई चांस आ गया है, इसमें कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी। वो बाई चांस ऐसे हालात बने, वहां गुस्सा आया और आदेश कर दिए इनको हटाओ। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को अचानक हटा तो दिया, लेकिन आगे के हालात बहुत खराब थे। जो बुद्धिजीवी, जो राजनीतिक विश्लेषक या जो राजनीति को जानते हैं, वो साफ समझ रहे थे कि इस समय उपराष्ट्रपति पद का चुनाव तो बहुत भारी पड़ेगा मोदी जी के लिए। लेकिन हां, अगर उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को वहां से हटा दिया था तो चुनावों को टाला जा सकता था। यह समय तो उपराष्ट्रपति पद के चुनावों का था ही नहीं, क्योंकि जो तीसरी बार मोदी जी ने जो सरकार बनाई है, आरएसएस एकदम खिलाफ है। अब आप लोग ये सोचें कि आरएसएस मोदी जी के क्यों खिलाफ है, जो कि मोदी जी आरएसएस का ही एजेंडा चलाते आ रहे हैं और चला भी रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाई, 3 तलाक का कानून बनाया, आरक्षण को तकरीबन खत्म ही कर दिया प्राइवेटाइजेशन करके, और जहां भी जो भी आरएसएस चाहता है वही मोदी जी करते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आरएसएस खफा क्यों है? आप रोज खबरें देखते हो, लगातार खबरें देखते हो कि आज भागवत जी ने ये कह दिया, आज आरएसएस की तरफ से हाउस बोले ये कह रहे हैं, और कभी किसी नेता का कुछ आता है, कभी कोई, तमाम मीडिया में ये बातें छाई रहती हैं कि मोदी जी और आरएसएस की बन नहीं रही है। हालांकि तीसरी बार सरकार बनाए गए मोदी जी
आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर भी गए, जो पहले कभी नहीं गए। पूरे 10 साल के शासन में वो कभी आरएसएस के हेडक्वार्टर नहीं गए, वहां भी गए। और अब की बार गणतंत्र दिवस पर लाल किले से आरएसएस की क्या तारीफ की मोदी जी ने, जो पहले कभी नहीं की थी। लेकिन फिर भी आरएसएस खफा है, क्यों? आप सोचिए। और ये बहुजनों के सोचने के लिए है। आपको कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा कि आरएसएस मोदी जी से क्यों खफा है। क्या आप कोई कारण जान सके सिवाय इसके कि जो भवन मेश्राम साहब ने कहा था, उनके स्पीच में तो तकरीबन होता है कि मनवादियों का अंदर खाने गुप्त समझौता है कि ईवीएम को जारी रखा जाए और 2-2 टर्न कांग्रेस और बीजेपी को दिए जाएं। सिर्फ 2 टर्न दिए गए थे 2014 और 2019 के। उसके बाद में सत्ता कांग्रेस के पास आनी थी गुप्त समझौते के अनुसार, जैसा कि हम सब बताते हैं। और काफी हद तक वो हकीकत लगती भी है, क्योंकि आप कोई भी ऐसा कारण नहीं जान पाओगे कि मोदी जी तमाम एजेंडे आरएसएस के चला रहे हैं। जो आरएसएस चाहता है वही मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आरएसएस खफा क्यों है? कोई कारण आपकी समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, हमें भी पता लगे। वैसे काफी डिस्कस हुआ, काफी पता किया, ऐसा कोई कारण समझ में नहीं आया कि आरएसएस मोदी जी से खफा क्यों है, सिवाय इसके कि टर्न इस बार कांग्रेस का था और मोदी जी और अमित शाह ने जबरदस्ती आरएसएस की मर्जी के खिलाफ सरकार बना ली तीसरी बार। इसके अलावा आपको कोई कारण दिखाई नहीं देगा। तो ये समझने वाली बात है, और खासकर बहुजनों को, जो बहुजनों को आज राहुल गांधी हीरो लग रहे हैं, तो उनके बारे में ये भी समझना जरूरी है कि वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? बहुजनों से अपील है, और खासकर जो बहुजन लीडर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे प्रोफेसर रतन लाल और प्रोफेसर रविकांत, राजेंद्र पाल गौतम आदि जो भी जितने भी हैं, उन सभी से भी अपील है कि भाई राहुल गांधी जी को बताएं कि ईवीएम के खिलाफ भी तो बोले। ये चुनाव सिर्फ मनवादियों का नहीं है, पूरे देश का है। और बहुजनों को इसमें क्या मिलेगा सिवाय 3-4 आदमियों को नौकरी? रतनलाल को मिल जाएगी, रविकांत को मिल जाएगी, राजेंद्र पाल गौतम को मिल जाएगी। बहुजनों के लिए क्या क्या मिलेगा? जो अब तक नहीं मिला है, यही कांग्रेस है। ये जिस तरीके से इन नेताओं को कांग्रेस में लिया गया है, और एक बड़ी बात यह है कि अब से करीब 1.5 साल पहले एक वर्जन आया था जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था, जिन्होंने काशीराम साहब के खिलाफ राहुल गांधी ने बोला था। राहुल गांधी ने कहा था कि काशीराम इज नथिंग, और ये बहुजन नेता उसको सुनते रहे थे। और अब तो ये भी कह चुके हैं कि काशीराम साहब को भी आरएसएस ने लॉन्च किया। यहां तक भी मतलब साफ है कि कांग्रेस या राहुल गांधी ने कुछ किराए के टट्टू रख लिए हैं, जिनका काम सिर्फ बहुजन नेताओं के खिलाफ बोलना है। राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति में साफ है कि बहुजन जो कांग्रेस से छूटे हुए हैं, जो कांग्रेस ने बहुजनों को अधिकार नहीं दिए, इस वजह से बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या आरजेडी या जो भी बहुजनों की पार्टियां बनी हैं, वो इसीलिए तो बनी थी कि कांग्रेस मनवादियों की पार्टी रही है, और मनवादियों का ही बोलबाला उसमें रहा है। मनवादियों के लिए ही कानून बने हैं। आज देश के 75 साल बाद भी रिपोर्ट आ रही है कि 10% लोगों के पास देश की 90% संपत्ति है, और वो 10% मनवादी ही हैं, और उन्हीं में से एक राहुल गांधी भी है। किसी को इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कहीं गलतफहमी में सोच लें कि भाई राहुल गांधी जाति जनगणना और उनका आवाज उठा रहे हैं। अरे जाति जनगणना की आवाज ही नहीं, 2011 में कांग्रेस ने करवाई भी थी, लेकिन उसका कोई फायदा मिला क्या? अभी तो सिर्फ राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जबकि इससे पहले कांग्रेस जाति जनगणना करा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास आंकड़े नहीं है, आपको उसमें कुछ नहीं मिला है। तो इस भ्रमजाल से बचें। कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है,
और वो मनवादियों की पार्टियां मनवादियों के हक के लिए ही बनी थी। अगर मनवादियों के हक के लिए नहीं बनी होती तो जब देश आजाद हुआ तो उस समय सिर्फ एक ही जाति वर्ग के लोग पीएम, सीएम, गवर्नर, वाइस चांसलर और सारी पोस्टों पर उसी एक ही जाति वर्ग के लोग ना बैठ जाते। अगर बहुजनों का भी कोई हक कांग्रेस समझती तो किसी बहुजन को भी तो कहीं सीएम, पीएम कुछ लगा सकती थी। तो क्या कोई लगाया? और वो भी बगैर चुनाव के ही सीएम, पीएम बने थे। चुनाव तो 51-52 में हुए हैं, सरकार तो 47 में ही बन गई थी। तो वो कौन बने थे? उनमें कोई भी बहुजन नहीं था। तो ये बात दिमाग से निकाल दें कि अगर राहुल गांधी आपकी जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो वो हमारे अपने हो गए और वो हमारा भला करेंगे। और ये जो नेता उसमें जा रहे हैं इन्हें वहां नौकरी मिल जाएगी और कुछ नहीं, क्योंकि पहले से भी तो थे, खड़गे जी तो पहले से ही वहां। और 2011 की जनगणना भी, जाति जनगणना भी हुई थी, लेकिन बहुजनों को क्या मिला? क्या कोई आंकड़े सामने आए? नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलके उस जाति जनगणना का ऐसा भट्टा उठाया कि कोई आंकड़े सामने नहीं आए। तो इसलिए बहुजनों को बहुत सावधान होने की जरूरत है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठानी बहुत जरूरी है और उठानी चाहिए। उसमें राहुल गांधी का भी साथ बहुजनों को मिलना चाहिए, लेकिन ईवीएम भी तो बंद होनी चाहिए। ईवीएम के खिलाफ राहुल गांधी या कोई भी मनवादी आवाज नहीं उठाएगा। ना आरएसएस कभी ईवीएम के खिलाफ बोलेगी, ना भारतीय जनता पार्टी बोलेगी और ना ही कांग्रेस बोलेगी। और भी अन्य मनवादी पार्टियां हैं, जैसे केजरीवाल की हुई या ममता बनर्जी की हुई। नवीन पटनायक की खैर अब खत्म हो चुकी है, तकरीबन खत्म है नवीन पटनायक की राजनीति। ये लोग ईवीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। ईवीएम का अगर आंदोलन चलाना है तो बहुजनों को ही चलाना होगा और राहुल गांधी से भी आगे बढ़ के चलाना होगा, तब जाके देश में कुछ साफ सुथरे चुनावों की संभावना की जा सकती है। नहीं तो घालमेल साफ दिखाई दे रहा है। और चुनाव जितने चरणों में होते हैं, जब देश में कोई टेक्निक नहीं थी और इतना देश धनवान भी नहीं था, उस समय पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाते थे। लेकिन अब 5-5, 7-7 चरणों में चुनाव होते हैं। यह भी बहुजनों के लिए नुकसानदायक है। मनवादी अपनी मनमर्जी से डेट फिक्स करवाते हैं और इसमें यह भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर का वोटर महाराष्ट्र में भी चुनाव डालने जाता है और इसीलिए चरणों में चुनाव होते हैं कि जितने भी उन्होंने फर्जी वोटर बना रखे हैं वो अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाएगा तो फिर वो अपनी तो वोट डाल सकेंगे, दूसरी जगह कहां डालेंगे? बहुत ज्यादा आपने जहां वोट डाल लिया वहां 1-2 और फालतू डाल देंगे। लेकिन पूरे देश में ऐसे तो नहीं होगा कि आज महाराष्ट्र में डालना है, कल बिहार में जाके डालना है, एक हफ्ते बाद, और एक हफ्ते बाद जो है वहां तमिलनाडु में जाके डालना है। ये चरणों में जो चुनाव होते हैं ये भी बहुजनों के लिए नुकसानदायक है। इसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। हमारा काम है बताना, हम बताते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा होके, और सिर्फ राहुल गांधी से गुजारा नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी तो सिर्फ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाए के वो हीरो बन रहे हैं और उनका टर्न है कांग्रेस की सरकार बनाने का। इसीलिए आरएसएस का उनके पास समर्थन है और इसीलिए मोदी जी डर रहे हैं, राहुल गांधी को कुछ कह नहीं पा रहे। और इसीलिए तीसरी बार सरकार बनाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी कोई एक एमपी भी नहीं तोड़ पाई। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की सरकार तोड़ के अपने में मिला लेती थी, पार्टियों को तोड़ देती थी, तीसरे चुनाव के बाद में एक एमपी लोकसभा का नहीं तोड़ पाई। सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों? मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है जो बावन मिश्रा साहब ने कहा था कि गुप्त समझौता है और आरएसएस सिर्फ इसलिए खिलाफ है कि भाई टर्न तो कांग्रेस का था, मोदी जी आपने क्यों सरकार बनाई? आपको नहीं बनानी चाहिए थी। इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। खैर, इसमें मेरा कुछ नहीं है, बावन मिश्रा साहब ने कहा है, इसी बात को बता रहा हूं और उसके साथ जो तथ्य जुड़ते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सीरियस बात है, बहुजनों के लिए समझने की बात है, समझना चाहिए। और ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन तेज करना चाहिए। सरकार तो खैर भारतीय जनता पार्टी नहीं बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस की नहीं भारतीय जनता पार्टी बनेगी। अभी हमारी नहीं बन रही, बहुजनों की केंद्र में सरकार अभी नहीं बन रही है, क्योंकि जब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो 90% जनता के वोट तो ऐसे ही पड़ जाएंगे ना। जैसे राहुल गांधी ने
कर्नाटक की माधेपुरा सीट पर बताए हैं। वहां वैसे देश में वोट बहुजनों के पास है, 90% जनता बहुजनों की है, लेकिन शासन 10% करेंगे और पूरे देश की संपत्ति पर कब्जा भी वही करेंगे। और जो है और वैसे लोकतंत्र है, तो आंखें खोलने वाली बात है। जागिए। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये घर घर तक पहुंचे, लोगों की आंखें खुलें। और अगर ये कुछ समझ में आए कि आरएसएस मोदी जी से क्यों खपाए, इसका कोई कारण समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम भी जानना चाहते हैं ऐसा क्या कारण रहा है। अन्यथा मोदी जी ने सारा एजेंडा को आरएसएस का चलाया है और अभी भी चला रहे हैं लगातार। बहुजनों की भर्ती एनएफएस करके पोस्टों पर नहीं लिए जाते, सीट खाली रखी जाती है। वो आरएसएस की तो सोच है कि बहुजनों को जितना हो नीचे दबाओ, ये तो सिर्फ सेवा के लिए है। आरएसएस भी तो मनुस्मृति चाहती है, और मनुस्मृति कहां बहुजन को किसी को सरकारी नौकरी की इजाजत देती है। खैर, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।